दूंगी। आद्य शंकराचार्य जी प्रखरता के धनी थे। 16 वर्ष की आयु से ही वे महामानवों जैसी दृष्टि अपनाकर उसकी पूर्ति में जुट गए और उस तादात्म्य ने उन्हें ऐतिहासिक सफलताएं प्राप्त करने का अवसर भी दिया। कुमारिल यह भी अपने समय के असाधारण व्यक्तित्व संपन्न थे, पर उन्होंने अपनी विशिष्टता को सामयिक विकृतियों और भ्रांतियों से जूझने में लगाया। वे चाहते तो उस विशिष्टता के बदले प्रचुर परिणाम में धन, यश, पद आदि भी उपलब्ध कर सकते थे। योगी अरविंद योग्यता की दृष्टि से उच्च पदासीन रह सकते थे। बहुत समय तक वह रहे भी। बड़ौदा स्टेट के दीवान, नेशनल कॉलेज के संस्थापक और प्रतिभा संपन्न बुद्धिजीवी के रूप में उन दिनों उनकी ख्याति थी। देशभक्ति के क्षेत्र में भी अग्रणी थे, क्रांतिकारी भी रहे, किंतु अंततः उनकी प्रतिभा प्रखरता में बदली। साधना परायण हुए और योगीराज बन गए, महर्षि कहलाए। अपने तपोबल से उन्होंने सूक्ष्म वातावरण गर्म किया और एक से एक बड़ी चढ़ी प्रतिभाओं का अंबार लगा दिया। इन दिनों जितने महामानव एक साथ एक से एक ऊंचे स्तर के उभरे, वैसा इतिहास के अन्य सोपानों में कहीं नहीं देखा गया। अरुणाचलम के महर्षि रमन की तपश्चर्या का समूचे लोकमानस पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, इसका अनुमान उनके समीपवर्ती क्षेत्र की प्रतिक्रियाओं को देखकर ही लगाया जा सकता है। उनके मौन सत्संग में मोर, सर्प, गिलहरी, बंदर, कबूतर आदि नियमित रूप से आते थे और अपने नियत स्थानों पर बैठकर उस प्रवाह का आनंद लेते थे। कई बार तो उन्हें बंदरों के झुंड में चल रहे द्वंद्वों से निपटने के लिए भी बाहर आना पड़ता, या उन्हीं की भाषाओं में बोलकर वे फैसला कर लिया करते थे, जिसे मानकर वे भावी रीति नीति अपनाया करते थे। चाणक्य की प्रखरता उन्हें प्रधानमंत्री और विश्वविद्यालय के उच्च पद पर आसीन होने के बाद भी अपरिग्रही बनाए रही। उनका कौशल अद्भुत था, पर निजी प्रयोजनों में उनका एक कण भी प्रयुक्त नहीं हुआ। विदेशी आक्रमण को निरस्त करने और देश को सुविस्तृत, संगठित और समुन्नत बनाने में उनके निर्धारणों ने चमत्कारी भूमिका निभाई। उनके संपर्क प्रभाव से एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त महान कहलाया। भगवान बुद्ध को अवतार माना जाता है। यह पद उन्हें अनायास ही नहीं मिला। उत्तराधिकारियों को मिलने वाले सिंहासन या वैभव की तरह उन्हें हस्तगत नहीं हुआ। यात्रा आरंभ करने से लेकर लक्ष्य तक पहुंचने की लंबी मंजिल की कष्ट साध्य सफलताएं प्राप्त करने का श्रेय उनकी प्रखरता को ही जाता है। यह एक ऐसी सशक्त आकर्षण शक्ति है जिसके कारण न सहयोगी कम पड़ते हैं और न ही साधन। बुद्ध एक मध्यम वर्गीय स्तर के युवक से बढ़ते बढ़ते अवतार पद तक पहुंच गए। वे अकेले ही गगनचुंबी नहीं बने, उनके साथ आनंद, राहुल, कुमारजीव, हर्षवर्धन, अशोक, संघमित्रा, अश्वपति आदि अनेकों हल्के फुल्कों को भी आकाश तक उड़ सकने का श्रेय और सौभाग्य प्रदान कर सके। आयुर्विज्ञान क्षेत्र में चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट आदि ने भी जिस जिस स्तर के प्रयोग अनुसंधान किए, उसके लिए समूची मानवता चिरकाल तक कृतज्ञ रहेगी। रसायन शास्त्र के माध्यम से महत्वहीन पदार्थों को मणिमुक्तकों से बढ़कर अमृतोपम स्तर तक बना देने का उनका कितना बड़ा योगदान रहा, इसका मूल्यांकन यह अनुमान लगाने पर ही हो सकता है कि उन प्रयासों के अभाव में विज्ञान जगत को चिरकाल तक कितनी पिछड़ी स्थिति में रहना पड़ा होगा। अंतरिक्ष विज्ञान के रहस्योद्घाटन करने में भास्कराचार्य, आर्यभट्ट आदि की प्रखरता ने जो प्रस्तुतिकरण किया, उससे मनुष्य ने वह सब जाना जिसके अभाव में उस क्षेत्र की उपलब्धियों से हम सब चिरकाल तक वंचित ही बने रहते और ना पूरी कर सकने वाली क्षति उठाते। भाषा के क्षेत्र में पाणिनि, साधना में पातंजलि, कथा साहित्य में व्यास, दर्शन में कपिल, कणाद का जो भी योगदान रहा, उसकी तुलना सूर्य चंद्र के अनुदानों से की जाती रही है। गुरुदेव बताते हैं, मध्यकाल के सरस्वती साधकों में कालिदास, वोपदेव, वरदराज, कैयट आदि की भाव भरी चर्चाएं होती रहती हैं।
यह उपार्जन उनका स्कूली नहीं था, वरन अध्यात्म क्षेत्र के प्रयोग प्रयत्नों के माध्यम से वे सामान्य होते हुए भी विलक्षण मेधा का परिचय दे सकने में समर्थ हुए। अपनी विद्या का उन्होंने बाजारू उपयोग नहीं किया, जो किया उसके पीछे भाव संवेदना और ज्ञान गरिमा को अधिकाधिक विकसित करने वाली उत्कंठता से ही अनुप्राणित रहे। उपरोक्त नामावली उन लोगों की है जो जन्मजात रूप से मंद बुद्धि स्तर के थे। इसी श्रृंखला में एक आधुनिक नाम महात्मा आनंद स्वामी का भी जुड़ता है। वे 22 वर्ष की आयु तक मूढ़मती समझे जाते रहे, किंतु गायत्री उपासना की चमत्कारी परिणति से उनका भाग्य ही बदल गया। अति पूर्व काल में ऋषि तैत्तिरीय ने किसी की उत्कृष्ट ज्ञान संपदा को ऐसे ही तीतर बनकर निकाल दिया था, और इतने भर से ही वे देखते देखते ब्रह्म विद्या के अधिष्ठाता बन गए थे। अनेक समय के प्रखरता संपन्नों में ऐसे कितने ही नाम सम्मिलित होते हैं जिनकी जन्मजात स्थिति आर्थिक, शैक्षणिक, शारीरिक एवं पारिवारिक दृष्टि से सामान्य स्तर की ही थी, पर वे प्रखरता अपनाकर महानता की दिशा में तेजी से बढ़े और वहां पहुँचे जहां से वे अनंत काल तक असंख्यकों को प्रगति पथ पर बढ़ जाने का मार्गदर्शन करते रहेंगे। ऐसे महामानवों में राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, युग पुरुष महात्मा गांधी, महामना मालवीय, लोकमान्य तिलक, पंजाब केसरी लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे राजनीतिक क्षेत्र के महामानवों की गणना की जाती है। सामाजिक क्षेत्र में विवेकानंद, दयानंद, रामतीर्थ, गुरु गोविंद सिंह, समर्थ रामदास, कबीर, रैदास आदि की सराहना मुक्त कंठ से की जा सकती है। सुसंपन्नों में राजा कर्ण, भामाशाह, जुगल किशोर बिरला जैसे नामों का नाम श्रद्धावनत होकर लिया जाता रहेगा। यह इसलिए नहीं कि वे सर्वोपरि धनाध्यक्ष थे, वरन इसलिए कि उनकी प्रखरता अपने वैभव को उच्च स्तरीय प्रयोजन में लगा सकने की पृष्ठभूमि बना सकी। आमतौर से लोग वैभव का उपयोग विलास, संचय और कुपात्रों पर अनावश्यक भार बखेरने के लिए की तरह ही करते रहते हैं। महर्षि कर्वे जैसी सूझबूझ कितनों की होती है कि वे थोड़ी सी राशि से संतान को सुशिक्षित, स्वावलंबी बनाने के अतिरिक्त अपने अनुदान को लोकहित में लगाने के लिए ब्याज समेत वसूल भी कर लें। इस समुदाय में अहिल्याबाई जैसी महिलाओं का भी उदार स्मरण किया जा सकता है। यूँ उस पिसनहारी का भी समूची मानवता अभिनंदन करती रहेगी जिसने पिसाई करके निर्वाह करने की स्थिति रहने पर भी जो बचा उसे पूरी ईमानदारी से बचाया और लोक मंगल के लिए उदारतापूर्वक अपने हाथों से विसर्जित कर दिया। ईश्वरचंद विद्यासागर जो कमाते थे उसमें से 1/4 से परिवार पोषण करने के उपरांत 3/4 अभावग्रस्त छात्रों के निमित्त खर्च कर देते थे। यह संपन्नता की चर्चा नहीं, वरन उस प्रखरता का अभिनंदन है जिसने खर्च का सही मार्ग सुझाया और थोड़े से को भी बीज की तरह बो देने का साहस प्रदान करके बहुमूल्य फसल काटने का सौभाग्य दिलाया। राजा जनक, दानवीर कर्ण जैसे उदारमना भी इसी अपरिग्रही ब्राह्मण परिवार में गिने जाते हैं। हरिश्चंद्र की साहसिक उदारता का स्मरण अनंत काल तक किया जाता रहेगा। गुरुदेव बताते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का पालन पोषण उनकी सौतेली माँ ने किया था। गरीबी और कठिनाइयों के बीच दिन काटने वाली इस महिला ने इस बालक को ऐसी प्रेरणाएं और नसीहतें दी जिनसे बच्चे की समझ और शिक्षा ही नहीं, आत्मा भी ऊंची उठती चली गई। वे क्रमिक प्रगति के पथ पर चलते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ही नहीं, विश्व के महामानवों में से भी एक बने। एक बार अब्राहम लिंकन से उनकी उन्नति का कारण और शिक्षा का आधार पूछा गया तो उन्होंने एक शब्द में इतना ही कहा, जन्मदात्री ना होते हुए भी जिसने मेरा निर्मात्री होना स्वीकार किया, उसी माँ का बनाया हुआ मैं एक खिलौना हूँ। महान वैज्ञानिक टॉमस अल्वा एडिसन बचपन में अत्यंत मंदबुद्धि के थे। पढ़ने में उनकी अक्ल चलती ही ना थी।
सो अध्यापक ने बच्चे के हाथ अभिभावक को पत्र भेजा, इसे स्कूल से उठा लें, मंद बुद्धि होने के कारण वह पढ़ ना सकेगा। बच्चे को की माँ की भरी आँखों से भारी मन से पत्र को पढ़ा। बच्चे को दुलारा, छाती से चिपकाकर कहा, मेरे बच्चे, तुम मंद बुद्धि नहीं हो सकते, मैं स्वयं ही तुम्हें पढ़ाऊंगी। बच्चे को स्कूल से उठा लिया गया और उनकी माँ ने पढ़ाना आरंभ किया। परिणाम सभी के सामने है। बच्चा विश्व के मूर्धन्य वैज्ञानिकों में से एक बना। गुरुदेव बताते हैं कि प्रश्न ना तो उच्च स्तरीय योग्यता का है और ना विपुल संपन्नता का, वह तो दस्यु तस्करी से ही आती रहती है। कुचक्री, ठग, शोषक, अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपेक्षाकृत अधिक बुद्धिमान होते हैं। उनमें से अधिकांश की शिक्षा भी बड़ी चौड़ी होती है। इतने पर भी उन उपलब्धियों का उपयोग उच्च प्रयोजनों के लिए न बन पड़ने के कारण अन्यायों के साथ साथ उनका अपना भी अहित ही होता रहता है। साधन स्वल्प हो, योग्यता थोड़ी हो, तो भी प्रखरता के सहारे उन्हें महान प्रयोजनों में लगाकर अनुकरणीय आदर्श पीछे छोड़ा जाता है। ऐसा प्रकाश, उत्साह और साहस जिस अंतः प्रेरणा का आधार बन सकता है, उसे प्रखरता कहते हैं। ऐसे लोगों में राजस्थान बालिका विद्यालय के संस्थापक हीरालाल शास्त्री, सांगरिया विद्यापीठ के जन्मदाता स्वामी केशवानंद, अपंगों के आश्रयदाता बाबा साहब आदि जैसे लगनशील सेवा धावकों को काल गति भी विस्मरण के गर्त में न गिरने देगी। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, प्रतिभा पर आयु का सीमा बंधन नहीं। इसमें गुरुदेव बताते हैं, सामान्य धारणा है कि प्रौढ़ावस्था में शरीर के साथ साथ मनुष्य का मस्तिष्क भी ढलने लगता है और चिंतन तंत्र का काम करना बंद कर देता है। कल्पना शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, दिमाग की रचनात्मक सामर्थ्य क्षीण हो जाती है, पर वस्तुतः ऐसा बिल्कुल नहीं है। संसार में अनेक महत्वपूर्ण कार्य लोगों ने ढलती आयु में ही संपन्न की हैं। कई लोगों ने जीवन की इस ढलान में अनेक ऐसी रचनाएं की जो उन्हें अमर बना गईं। कईयों की इस अवस्था में ऐसी प्रतिभा का परिचय दिया जिसे अद्भुत भी कहा गया जा सकता है। अनेकों ने तो इस उम्र में अपने को सही सही समझा और उसका सदुपयोग किया, जबकि अन्य अनेक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने जीवन के इस दौर में कुछ ऐसे कार्य कर दिखाए जिन्हें शेष जीवन की तुलना में श्रेष्ठ और मूल्यवान कहा जा सके। ऐसे महान पुरुषों में कुछ हैं महान दार्शनिक संत सुकरात, प्लेटो, पाइथागोरस, होमर, ऑगस्टस, खगोल शास्त्री गैलीलियो, प्रसिद्ध कवि हेनरी वर्ड्सवर्थ, वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन, वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस, विख्यात वैज्ञानिक न्यूटन, सिसरो, अल्बर्ट आइंस्टीन, टेनिसन, महात्मा टॉलस्टॉय इत्यादि। गुरुदेव बताते हैं, सुकरात ने 60 वर्ष पार करने के उपरांत यह अनुभव किया कि बुढ़ापे की थकान और उदासी को दूर करने के लिए संगीत अच्छा माध्यम हो सकता है। अतः उन्होंने गाना सीखना आरंभ कर दिया और बजाना भी। यह क्रम उन्होंने मरते दम तक जारी रखा। वे 60 वर्ष की उम्र में अपने अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व दर्शन की विशद व्याख्या करने में भी जुटे हुए थे। यही बात प्लेटो के संबंध में भी थी। वे अपनी 80 वर्ष की आयु तक बराबर कठोर परिश्रम करते रहे। 81 वर्ष की अवस्था में हाथ में कलम पकड़े हुए उन्होंने मृत्यु का आलिंगन किया। टेनिसन ने 80 वर्ष की परिपक्व अवस्था में अपनी सुंदर रचना क्रॉसिंग द वॉर दुनिया को प्रदान की। रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने जीवन के संध्या काल तक बहुत सक्रिय बने रहे। उन्होंने 77 वर्ष की आयु में भी मृत्यु के कुछ पहले ही 2 सर्व सुंदर कविताएं रेवेरी और एविलॉग टू ऑसलैंडी लिखीं। S.G. वेल्स ने 70 वर्ष की अपनी वर्षगांठ के उपरांत भी पूरे चुस्त और कर्मठ रहते हुए 1 दर्जन से ऊपर पुस्तकों की रचना की। सिसरो ने अपने मृत्यु के 1 वर्ष पूर्व 63 वर्ष की आयु में अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक ट्रीटाइज ऑन ओल्ड एज की रचना की।
कीरो ने 70 वर्ष की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी थी। थियोसॉफी की संस्थापिका मैडम ब्लेवर्स्की ने मृत्युशैया पर ही अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ सीक्रेट डॉक्ट्रिन्स की रचना की थी। सीक्रेट डॉक्ट्रिन्स की रचना की थी, जो कि 6 खंडों में है। प्लूटार्क यूनान के माने हुए साहित्यकार हुए हैं। उन्होंने 75 वर्ष की आयु के बाद लैटिन भाषा पढ़नी आरंभ कर दी थी। इसी के प्रख्यात उपन्यासकार वोकेशियो ने ढलती उम्र में साहित्यकार बनने की सोची। उस ओर वह पूरी दिलचस्पी के साथ जुटे और अत्यंत मूर्धन्य कथाकार बन के चमके। इसी प्रकार दार्शनिक फ्रैंकलिन की विश्वव्यापी ख्याति है। वे 50 वर्ष की आयु तक दर्शन शास्त्र से अपरिचित रहे। इसके प्रति रुझान इसके बाद ही जन्मा और वह उन्हें विश्वविख्यात बनाकर ही रहा। संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति भी बने हुए हैं जिन्हें जीवन के पूर्वार्ध में विज्ञान का अक्षर ज्ञान तक न था, पर जीवन यात्रा के उत्तरार्ध में उन्होंने विज्ञान को अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की और मूर्धन्य विज्ञानी भी बने। सर हेनरी स्पेलमैन अग्रगण्य विज्ञानवेत्ता हुए हैं। वे 60 वर्ष तक दूसरी तरह के काम करते रहे। इस उम्र में उन्हें वैज्ञानिक बनने की सूझी, सो उन्होंने साइंस की पुस्तकें पढ़नी आरंभ कर दी। उस दिशा में उनकी बढ़ती दिलचस्पी ने उन्हें उच्च कोटि की वैज्ञानिक सफलताएं भी प्रदान करीं। अनेक भारतीय मनीषियों विद्वानों ने भी जीवन के अंतिम पड़ाव में ऐसी प्रतिभा का परिचय दिया है। बाणभट्ट ने अपनी अमर कृति कादंबरी का सृजन जीवन के अंतिम दिनों में ही आरंभ किया था और उसे अधूरा छोड़कर ही चल बसे थे। बाद में उनके बेटे ने उस कार्य को पूरा किया। कालिदास की रुचि जीवन के उत्तरार्ध में ही साहित्य क्षेत्र में बढ़ी थी। आदि कवि कहलाने का सौभाग्य महर्षि वाल्मीकि ने अपनी प्रौढ़ावस्था में ही प्राप्त किया था। छायावाद के जनक कहलाने वाले कवि जयशंकर प्रसाद की जब मृत्यु हुई तब वह इरावती नामक उपन्यास लिखने में जुटे हुए थे। जीवन के अंतिम चरण में विनोबा चीनी भाषा सीख रहे थे। संस्कृत के पारंगत सातवलेकर जब 75 वर्ष के थे तब वेदों का भाष्य आरंभ किया था और सारे 8 ग्रंथों का सटीक अनुवाद कर जीवेम शरदा शतम की उक्ति सार्थक की। आगे गुरुदेव बताते हैं, पश्चिम एवं भारत की ये कुछ ऐसे मनीषी विद्वान और वैज्ञानिक थे जिनकी रचनात्मक शक्ति का ह्रास उनकी ढलती उम्र के कारण कतई नहीं हुआ था और जिन्होंने अपने बुढ़ापे में भी बड़े महत्वपूर्ण और उपयोगी काम करके मानवता की अपूर्व सेवा की। पर देश विदेश में ऐसी प्रतिभाएं सिर्फ साहित्य क्षेत्र में ही पैदा नहीं हुई हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी अनेक ऐसे नक्षत्र जन्मे जो वृद्धावस्था के बावजूद राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए रहे। महात्मा गांधी, विंस्टन चर्चिल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, डिज़रेली, ग्लैडस्टोन आदि ऐसे ऐतिहासिक पुरुष हैं जो अपनी वृद्धावस्था की चुनौतियों के बावजूद भी बहुत सक्रिय बने रहे और अपने देश की अमूल्य सेवा में वे अनवरत रूप से लगे रहे। मूर्धन्य वैज्ञानिक, सापेक्षवाद के आविष्कारक आइंस्टीन विद्यार्थी जीवन में मंद बुद्धि माने जाते थे। एक दिन उन्हें विद्यालय से निष्कासित भी कर दिया गया। कारण था क्लास में हाजिर जवाबी का अभाव। विषयों प्रश्नों की गहराई में वे इस हद तक चले जाते थे कि उत्तर तुरंत नहीं सूझता था। अध्यापक और विद्यार्थीगण इसी कारण उनकी क्षमता का मूल्यांकन नहीं कर पाते। पर सभी जानते हैं कि आरंभ में मंद बुद्धि समझा जाने वाला यह बालक इतिहास प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना, जिसकी बुद्धि का लोहा सभी मानते हैं। विलक्षण प्रतिभा के ऐसे अगणित परिणाम मिले हैं जिनका कोई सीधा संबंध बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंट क्वेश्चन से नहीं है। वह मान्यता भी पुरानी पड़ जाती है कि प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त एक स्थायी जन्मजात अनुदान है। इंटेलिजेंस कैन बी टॉट। पुस्तक के लेखक आर्थर लिंडा के अनुसार कई व्यक्तियों ने
उनके जीवन के दौरान आईक्यू स्तर बढ़ते देखा गया है, जबकि स्कूल में आईक्यू परीक्षण के आधार पर अति मेधावी घोषित छात्र आगे चलकर निष्फल सिद्ध हुए हैं। प्रतिभा के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को चुनौती देने वाले ऐसे उदाहरण भी हैं जो बताते हैं कि यह पद्धति कितनी अपूर्ण और एकांगी है। मंदबुद्धि घोषित पर अद्भुत मेधा संपन्न व्यक्ति के प्रमाण इस क्षेत्र में नए सिरे से सोचने और अनुसंधान करने की प्रेरणा देते हैं। गुरुदेव बताते हैं, न्यूयॉर्क में सन 1939 में भ्रूण के परिपक्व होने के 3 माह पूर्व जुड़वे बच्चों ने जन्म लिया। नाम था चार्ल्स और जॉर्ज। 3 वर्ष की आयु में उनका बौद्धिक परीक्षण किया गया। परीक्षणकर्ताओं ने उन्हें मंदमती का घोषित किया गया। इनकी आईक्यू 60 से 70 के बीच थी, जो सामान्य से भी बहुत कम थी। न्यूयॉर्क स्टेट साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट के डॉक्टर विलियम हार्वेज ने सन 1963 में इस युग्म का परीक्षण किया और उन्हें उनमें विलक्षणता का आभास मिला। उन्होंने जॉर्ज से एक जन्म तिथि बताकर उस पर पढ़े दिन, उस क्रम में आगे बढ़ने वाले विभिन्न तारीखों और दिनों का ब्यौरा पूछा। कुछ ही सेकंड में उसने सही विवरण प्रस्तुत कर दिया। सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व अमुक दिन कौन सी तारीख थी, कौन सा माह था, पूछे जाने पर बिना अधिक समय लगाए चार्ल्स और जॉर्ज दोनों बताते रहे। आने वाले सैकड़ों वर्षों बाद की जानकारियां भी 100% सही देते थे, जबकि उन्हें कैलेंडर के नियमों का कुछ भी ज्ञान न था। लंबे समय तक डॉक्टर हार्वेज कारणों की खोजबीन करते रहे, पर विलक्षणता का रहस्योद्घाटन नहीं कर पाए। अंततः वे यह कहकर चुप हो गए कि प्रतिभा के अविज्ञात स्रोत मानव मस्तिष्क में विद्यमान है, जिसकी कोई जानकारी विज्ञान और मनोविज्ञान को नहीं है। आगे गुरुदेव बताते हैं, इंग्लैंड का जेडेडिया वक्सन नामक व्यक्ति भी चार्ल्स जॉर्ज की तरह ही अद्भुत मेधा का धनी था। बचपन में वह उतना ही मूर्ख समझा जाता था कि उसके माता पिता ने उसे पढ़ाना भी उचित न समझा। अक्षर ज्ञान की भी उसे शिक्षा न मिली, पर आश्चर्य यह है कि कुछ ही वर्षों बाद वह गणित के जटिल प्रश्नों को हल करने लगा। उसकी स्मृति विलक्षण थी। एक बार वह थिएटर में ड्रामा देख रहा था। 1 घंटे के भीतर अभिनेता ने जितने संवाद बोले थे, उनके शब्दों को सही संख्या और नर्तकी द्वारा नृत्य में उठाए गए कदमों की कुल संख्या बताकर उसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। जुबान पर सभी संवाद ऐसे रटे जान पड़ रहे थे कि उसका पूर्ववत अभ्यास किया गया हो। प्रामाणिकता की परीक्षा कितनी बार विशेषज्ञों द्वारा की गई, पर हर बार उन्हें बक्सन की प्रतिभा का लोहा मानना ही पड़ा। एक बार उसे 365 तो 365 को 5 टाइम जैसी संख्या का एक साथ गुणा करने को दिया गया। 1 मिनट में ही उसने सही गुणा करके सबको हैरत में डाल दिया। उल्लेखनीय बात यह थी कि उसे गणित के आधुनिक नियमों का आरंभिक ज्ञान तक न था। जिसको कि बिल्कुल मूर्ख जाना जाता था, उसको 365 को एक साथ गुणा करने के लिए दिया गया और उन्होंने कुछ ही सेकंड में 1 मिनट में ही उसको गुणा करके उसका हल बता दिया। अपने परीक्षण के दौरान डॉक्टर DC रीफ तथा HL स्नीटर ने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया जो 4 अंकों के वर्गमूल और 6 अंकों के घनमूल को क्रमशः 4 सेकंड और 6 सेकंड में हल कर देता था। यह घटना सन 1931 की है। आगे गुरुदेव बताते हैं, सन 1970 में डेविड S. विस्कोट नामक एक विद्वान ने बोस्टन की एक महिला हैरियट का अध्ययन किया। वह विलक्षण प्रतिभा की धनी निकली। मोजार्ट, बीथोवन, स्क्वर्ट, डेबुसी, प्रोकोफिएव, वर्डी जैसे विश्वविख्यात और अन्य भी अगणित संगीतज्ञों के समकक्ष उन्हीं जैसी हैरियट संगीत की धुनें निकाल लेती थीं। आश्चर्य की बात यह थी कि उसने संगीत का कभी कोई अभ्यास नहीं किया था, ना ही उसे लय, ताल, स्वर, रागनियों का ही कुछ ज्ञान भी था।
जॉन फॉन न्यूमैन नामक विद्वान को मूर्धन्य गणितज्ञ की पदवी मिली है। वह कठिन से कठिन गणित के प्रश्नों का उत्तर बिना गुणा भाग किए, बिना किसी यंत्र का उपयोग किए देने के लिए विख्यात हैं। यूरोपीय के विद्वान समय समय पर उनसे गणित की समस्याओं पर विचार विमर्श भी करने आते रहते हैं। भारत की सुप्रसिद्ध शकुंतला देवी की तरह ही अमेरिकी चीफ जस्टिस चार्ल्स इवान हियरजेश के मस्तिष्क को भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। एक बार उन्होंने अपने स्टेनोग्राफर को एक भाषण 2 घंटे बाद उसे बिना पढ़े ही, बिना एक भी गलती के लिए क्रमबद्ध दोहरा दिया। उनकी अद्भुत मेधा अमेरिका में चर्चा का विषय है। आगे गुरुदेव बताते हैं, वैज्ञानिक क्षेत्र में मस्तिष्क की विलक्षणताओं के संबंध में विभिन्न प्रकार की अटकलें भी लगाई जाती रही हैं। कुछ वैज्ञानिक इसका सीधा संबंध मस्तिष्क के प्रोटॉन रसायन से जोड़ते हैं। कुछ का मत है कि मस्तिष्क के अंतराल में कंप्यूटर जैसी कोई अविज्ञात प्रणाली भी कार्यरत रहती है। दूसरी ओर पेलो अल्टो स्कूल ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी के डॉक्टर T.L. ब्रिंक ने प्रतिभा का संबंध मस्तिष्क के वाम भाग से जोड़ते हुए कहा है कि यह क्षेत्र असीमित संभावनाओं का भंडार, छिपा हुआ भंडार है, जिसका अध्ययन गंभीरतापूर्वक करना होगा। वैज्ञानिकों की अटकलों और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के प्रयोग परीक्षणों से निकले निष्कर्षों के आधार पर मानसिक प्रतिभा के कारणों की स्पष्ट व्याख्या कर सकना मुश्किल है। बुद्धि, विश्लेषण एवं प्रखरता के निर्धारण के लिए बनाए गए बुद्धि लब्धि जैसे मापदंड अत्यंत बौने सिद्ध होते हैं। यथार्थता यह है कि इन परीक्षणों से बुद्धि चातुर्य का प्रत्यक्ष स्थूल पक्ष भी पकड़ में आता है। इंटेलिजेंस के वह पक्ष जो महान और महत्वपूर्ण आविष्कारों का जन्मदाता है, किसी भी तरह इन परीक्षणों की सीमा में नहीं आ पाता। सशक्त कल्पनाओं, प्रखर विचारों का इनसे परिचय नहीं प्राप्त किया जा सकता। हिमनदों में बर्फ के शिलाखंडों का 3/4 हिस्सा पानी के भीतर डूबा रहता है, 1/4 ऊपर दिखाई पड़ता है। प्रतिभा की भी लगभग ऐसी ही स्थिति होती है। एक मोटा और अत्यंत छोटा पक्षी बुद्धि का व्यक्त रूप में सामने आता है। उसी को लेकर मनुष्य अपने दैनंदिन जीवन के क्रियाकलापों को गतिशील रखता है। अधिकांश भाग तो प्रसुप्त स्थिति में दबा पड़ा रहता है और उपयोग में नहीं आ पाता। जन्मजात प्रतिभा की विलक्षणता का भी कुछ सुनिश्चित कारण मनःशास्त्री और न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बता पाते। गुरुदेव बताते हैं कि आनुवंशिकी से जोड़े हुए जाने वाले तीर तुक्कों की भी अब सटीक संगति नहीं बैठती है। आनुवंशिकी के नियमों को झुटलाने वाले विपरीत तथ्य एवं प्रमाण भी देखे जाते हैं। मूर्ख माता पिता से मेधावी और मेधावी के मूर्ख पैदा होने के उदाहरण भी समय समय पर मिलते रहते हैं। सबसे अधिक रहस्यमय और चौंकाने वाली वे घटनाएं होती हैं जिनमें बिना शिक्षण प्राप्त किए विशिष्ट स्तर के प्रतिभा किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों में अकस्मात ही उभरती दिखाई देने लगती है। आश्चर्य तो तब होता है जब चिर प्रयत्न के बाद भी प्रौढ़ों में वैसी विशेषता देखने को नहीं मिलती जो बालकों में अनायास ही प्रकट हो जाती है। कई बार ऐसी घटनाओं में पूर्व जन्मों के संचित संस्कार भी कारण हो सकते हैं। गुरुदेव बताते हैं, वस्तुतः मनुष्य अपने जीवन में किसी क्षेत्र विशेष में सफल होने का भरपूर प्रयत्न करता है। अधिकांश में उसे सफलता भी मिलती है। उस विषय विशेषज्ञ में वह मर्मज्ञ भी बन जाता है, पर कई बार लाख प्रयत्न के बावजूद वह अपनी मेहनत के अनुरूप योग्यता विकसित नहीं कर पाता। इसका यह अर्थ कदापि नहीं समझा जाना चाहिए कि उसका इस जीवन का प्रयास सर्वथा निरर्थक गया है। वस्तुतः ऐसे ही पुरुषार्थ अगले जन्म में प्रतिभा बनकर प्रकट होते हैं और लोगों को हैरत में डाल देते हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती ही रहती हैं। गुरुदेव बताते हैं, जापान के हनावा होकाइशी अपने विलक्षण प्रतिभा के कारण ज्ञान के अवतार कहे जाते थे। सन 1722 में जन्म लेकर 101 वर्ष की अवस्था में वह सन 1823 में मरने वाले हनावा के 7 वर्ष की उम्र में नेत्र ज्योति चली गई थी। नेत्रहीन होकर भी उन्होंने 40,000 से अधिक पुस्तकें पढ़ डाली। उनके मस्तिष्क में ज्ञान का असीम भंडार जमा हो गया था। मित्रों के आग्रह पर मस्तिष्क में संचित ज्ञान भंडार को जब पुस्तक के रूप में छापा गया तो उसके
2820 खंड बने। स्कॉटलैंड के जेम्स क्रिस्टल ने 12 वर्ष की अल्प आयु में ही अरबी, ग्रीक, यहूदी तथा फ्लेमिश सहित विश्व की 12 भाषाएं सीख ली थीं। फ्रांस में जन्मे लुईस कार्टर 4 वर्ष की आयु में अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, जर्मन एवं अन्य यूरोपीय भाषाएं बोल लेते थे। जब वे 6 माह के थे तभी से वे बाइबल भी पढ़ने लगे थे। 6 वर्ष के हुए तो गणित, इतिहास और भूगोल के प्रकांड पंडित बन गए थे। गुरुदेव बताते हैं, ब्लेड्स पास्कल ने 12 वर्ष की आयु में ध्वनि शास्त्र पर निबंध लिखकर सारे फ्रांस को आश्चर्य में डाल दिया था। जॉन फिलिप बराटियर को 14 वर्ष की आयु में ही डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि मिल गई थी। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि जो पढ़ते सुनते उन्हें याद हो जाता और उसे बाद में हूबहू वैसा ही सुना देते। पेरिस विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे छोटी आयु 16 वर्ष का प्रोफेसर डिनेस ली फेवे रहा है। वह यूनानी और लैटिन भाषाओं का पारंगत माना जाता था और अपना विषय पढ़ाने में विशिष्ट समझा जाता था। आगे गुरुदेव बताते हैं, ट्रिनिटी कॉलेज का एक विद्यार्थी अपने अध्ययन काल में ही एक दूसरे मैरीलैंड कॉलेज में प्रकृति विज्ञान का प्रोफेसर नियुक्त हो गया। वह पढ़ता भी रहा और पढ़ाता भी रहा। नियुक्ति के समय कुछ डिग्रियां 2 वर्ष के भीतर प्राप्त कर लेने की शर्त पर उस पर लगाई गई थी। वह उसने समय से पहले ही पूरी कर दी। साथ ही अपने कॉलेज की पढ़ाई भी यथावत जारी रखी। इस प्रकार लेबनान के केंटुकी नगर का मार्टिन जे स्पेल्डिंग 14 वर्ष की आयु में प्रोफेसर बना। उन दिनों वह सेंट मैरीज कॉलेज में विद्यार्थी था, किंतु गणित संबंधी उसकी अद्भुत प्रतिभा को देखते हुए उसी कॉलेज में उस विषय के प्रोफेसर की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। बड़ा होने पर उसे बाल्टीमोर के आर्क बिशप पद पर प्रतिष्ठित भी किया गया। हॉलैंड लेडन का जॉन डॉयस्की पूरे 17 वर्ष का भी नहीं होने पाया था कि इंग्लैंड के राजा किंग जेम्स प्रथम ने राजकीय धर्मोपदेशक नियुक्त कर दिया। तब तक वह न केवल धर्मशास्त्र का विशेषज्ञ बन चुका था, वरन हिब्रू और यूनानी भाषाओं में प्रवीण था। आगे गुरुदेव बताते हैं, सेना में भर्ती होते समय मार्क्लिस डी नैना जिसकी आयु मात्र 8 वर्ष की थी। इतनी छोटी आयु में उसने यह प्रवेश नियमानुसार नहीं बल्कि अपनी विशिष्ट प्रतिभा का प्रमाण देकर पाया था। उसने पूरे 52 वर्ष तक फ्रांसीसी सेना में काम किया। इस बीच क्रमशः ऊंचे पदों का अधिकारी बनते बनते फील्ड मार्शल भी बन गया था। इसी पद में सेवा करते करते उसकी मृत्यु भी हो गई। सेवानिवृत्ति के नियम उस पर लागू नहीं किए गए थे। एक अंग्रेज कवित्री अपने 18 वर्ष की आयु में ही इतनी ख्याति प्राप्त कर चुकी थी कि उस आयु में संसद सदस्यता के लिए खड़े होने पर उन्हें भारी बहुमत से सफलता भी मिली। आगे गुरुदेव बताते हैं, अमरीकी पॉल मार्फी ने स्नातकोत्तर परीक्षा ही नहीं वकालत की पदवी भी 19 वर्ष की आयु में ही प्राप्त कर ली थी। उन दिनों परीक्षा देने की आयु का कोई प्रतिबंध नहीं था, इसलिए प्रवेश और उत्तीर्ण होने पर कोई एतराज़ भी नहीं उठा। पर उस मासूम को डिग्री देते समय विश्वविद्यालय ने उस पर विशिष्ट प्रतिबंध अंकित कर दिया कि वह 21 साल का होने तक वकालत का व्यवसाय ना कर सकेगा। आगे गुरुदेव बताते हैं, इंग्लैंड के रोज़ पब्लिक स्कूल में फिलिप हैरिंघम तब विद्यार्थी ही था, पर विद्यालय की प्रबंध समिति ने उसे पढ़ते रहने के साथ साथ हेडमास्टर का पद संभाल लेने के लिए भी सहमत कर लिया। तब वह मात्र 16 वर्ष का था। उसने अपनी शिक्षा जारी रखी और सौंपी गई जिम्मेदारी को भी भली भांति निभाया। फ्रांस की ग्रांड असेंबली के संसद सदस्य जीन बैप्टिस्ट टेस्टे को 13 वर्ष की आयु में ही चुन लिया गया था। उसमें उन दिनों बड़े तेजस्वी व्यक्ति ही चुने जाते थे। फ्रांसीसी विद्रोह के उपरांत वही उच्चतम शासन संस्था भी थी। गुरुदेव बताते हैं, पेरिस की रॉयल लाइब्रेरी का सर्वोच्च अधिकारी फैनकोर्ट से ऑगस्टे को जब पदासीन किया गया तब उसकी आयु 12 वर्ष की थी।
कुछ ही वर्ष बाद वयस्क होने से पूर्व उसे संपूर्ण पुस्तकालयों की संचालन समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। उसका पुस्तकीय ज्ञान, पुस्तकों का संचालन संबंधी कौशल असाधारण था। जर्मनी के एल्फोर्ड विश्वविद्यालय का रीडर काउंट वॉन पपनेहम नियुक्त हुआ। तब वह 14 वर्ष का था। उसके बाद उसने सेना में प्रवेश किया और जिंदगी भर हर महत्वपूर्ण लड़ाई में प्रमुख पद संभालता चला गया। उसने छोटी बड़ी 101 लड़ाइयों की कमान संभाली और लड़ते लड़ते ही शहीद भी हुआ। गुरुदेव आगे बताते हैं, विक्टर डी जॉय जब फ्रांसीसी एकेडमी की सदस्य चुनी गईं तब वे मात्र 13 वर्ष की थीं। उन्हें वॉल्टेयर की कृतियाँ कंठस्थ याद थीं। यह साहित्य 36 भागों में है और उसमें 30 लाख ग्रंथ हैं। सियोल में एक 3 वर्षीय कोरियाई बालक जॉक आंग ने कोरियाई तथा अंग्रेजी भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। 3 वर्ष की आयु में वह दोनों भाषाएं धड़ल्ले से बोलता था और बिना किसी साहित्यिक त्रुटि के ठीक प्रकार लिखता भी था। आगे गुरुदेव बताते हैं, छपरे बिहार में जन्मा एक संतोष नामक बालक जन्म के 3 वर्ष से ही अपनी संगीत प्रतिभा का असाधारण परिचय देने लगा था। जिन वाद्य यंत्रों को उसने कभी ना देखा था, उन्हें सामने प्रस्तुत करने पर वह इस प्रकार बजाने लगता मानो उनमें वह पहले से ही पारंगत हो। इस विलक्षणता के प्रदर्शन भारत के अनेक प्रमुख नगरों में हुआ। लाखों दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, स्वीडन के वैरान गुस्ताफ हैमफील्ड जब 14 वर्ष के थे तब यूरोप में प्रचलित 9 भाषाओं में धड़ल्ले से बोलने और सीखने लगे थे। आगे उन्होंने हिब्रू पर भी अपने अधिकार जमा लिया था। मात्र प्रतिभा के आधार पर ही नहीं, उनके चरित्र चिंतन की उत्कृष्टता को ध्यान में रखते हुए स्वीडन सरकार ने उन्हें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी बना दिया था। ये सारी घटनाएं पूर्व जन्मे व्यक्ति द्वारा क्षेत्र विशेष में किए गए प्रयास अभ्यास की ओर इंगित करती हैं। जो प्रयास पिछले जन्म में अधूरा रह जाता है अथवा कठिन प्रयत्न के बावजूद जिसमें सफलता नहीं मिल पाती, उसमें अगले जन्म में स्वल्प अभ्यास से ही ऐसी प्रतिभा विकसित हो जाती है जिसे आश्चर्यजनक कहा जा सके। तत्र तम बुद्धि संयोग लभते पौर्वदैहिकम के रूप में गीतकार ने भी इसकी पुष्टि ही की है। आगे गुरुदेव बताते हैं कि हर व्यक्ति मेधावी बन सकता है। मस्तिष्क की संरचना कार्य पद्धति पर कुछ अधिक प्रकाश पड़ने पर यह समझने में सरलता होती है कि किस प्रकार इस पारस मणि का उपयोग अपनी दरिद्रता दुर्बलता को निरस्त करने में किया जा सकता है। किस प्रकार समस्त विभूतियों और सफलताओं के इस भंडागार का स्वरूप और उपयोग समझने के साथ साथ मन स्थिति परिस्थिति का कायाकल्प किया जा सकता है। एक शब्द में यही महान जीवन की महानतम उपलब्धि भी है। गुरुदेव बताते हैं, न्यूरोलॉजी के विद्वानों के अनुसार मस्तिष्क के बाह्य धूसर पदार्थ में स्नायु कोशिकाओं की संख्या 10 अरब है। सेरिबेलम जो संतुलन के लिए उत्तरदायी माना जाता है एवं पृष्ठभाग में अवस्थित होता है तथा मेरुदंड की कोशिकाएं इसके अतिरिक्त होती हैं, उन्हीं की सहचर सहेलियां ग्लाया उत्तकों के रूप में लगभग 1 खरब कोशिकाओं की संख्या में इन्हें परस्पर बांधे विद्यमान रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन सब का सम्मिश्रित प्रयास ही मस्तिष्क की चेतना को न्यूरल कॉन्शियसनेस को जन्म देता है। आगे गुरुदेव बताते हैं, मस्तिष्क की संरचना का अभी बहुत बड़ा हिस्सा अविज्ञात ही है। एनाटॉमी की दृष्टि से यह छानबीन तो कर ली गई है कि कौन सा अंग क्या है, किंतु क्रिया पद्धति, कार्यकारी मोटिव फोर्स और उनकी परिणतियों की कार्य कारण संगति बिठा पाने में न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट स्वयं को असमर्थ ही पाते हैं। सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि मस्तिष्क की जानकारियां असीम होती हैं। एक मस्तिष्क इतना ज्ञान भंडार कर सकता है कि उसकी तुलना में 500 एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया भी छोटे पड़ जाएं। मानवकृत कंप्यूटर को ही यदि इस काम को सौंप दिया जाए तो उसे धरती के क्षेत्रफल को घेर सकने में समर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेप की आवश्यकता पड़ती। यह सूक्ष्म सा डायनेमो कैसे इतना सब कर पाता है, इस संबंध में शोध अनुसंधान जारी हैं।
फिर भी इस विलक्षणता पर हतप्रद होने के अलावा वैज्ञानिक कोई कारण बता सकने में असमर्थ ही हैं। इस विलक्षण संयंत्र की चमत्कारी परिणतियों, प्रतिभा, स्मरण शक्ति जैसे दृश्य रूप में समय समय पर प्रकट होती रहती हैं। प्रतिभा उपार्जन के अवसर कभी कभी वातावरण, परिस्थिति, पूर्व संचय, प्रशिक्षण, आंतरिक उत्साह, लगन, पराक्रम आदि से किसी किसी को इस प्रकार मिल जाते हैं कि देखने वाले उसे चमत्कार ही मानने लगे। फिर भी ऐसे उदाहरणों के पीछे यह संभावना तो विद्यमान रहती है कि जो एक के लिए संभव हो सका वह दूसरों के लिए भी शक्य हो सकता है। जो संयोगवश मिल सका उसे प्रयत्नपूर्वक भी किया जा सकता है। विज्ञान की प्रगति का यही क्रम रहा है। कोई विलक्षण घटना घटी और विलक्षणों ने उसका अनुसंधान आरंभ कर दिया। न्यूटन द्वारा पेड़ से गिरे सेब को नीचे गिरने की घटना से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ढूंढ निकालना ऐसा है जिसका अनुकरण शोधकर्ताओं ने आरंभ से ही किया है और अनंत काल तक करते रहेंगे। गुरुदेव बताते हैं, न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय में अल्बुकर्क द्वारपाल था। उसने अपनी योग्यता बढ़ाई और कुछ ही समय में वहाँ अध्यापक बन गया। इतना ही नहीं, संचालक समिति का वह बहुत समय तक सदस्य भी रहा। अंधा और वृद्ध हो जाने पर उसने पुस्तकालय अध्यक्ष की सेवा स्वेच्छापूर्वक करनी आरंभ कर दी। वह पुस्तकालय के हजारों सदस्यों को उनकी आवाज़ सुनकर पहचान लेता था और पुस्तकें देने, वापस लेने से लेकर उनके विषयों, मर्म स्थानों के संबंध में भी आवश्यक परामर्श भी देता था। ज्ञान पिपासा के धनी मेल्शियर सेवेस चिकित्सा शास्त्र में मूर्धन्य बनना चाहते थे। उन्होंने चिकित्सा कार्य आरंभ करने से पूर्व यह आवश्यक समझा कि अपने विषय में निष्णात बनने के उपरांत किसी की चिकित्सा करने का उत्तरदायित्व भी संभालें। इसके लिए उन्होंने प्रायः समूचा जीवन विद्यार्थी की तरह खपा डाला। वे एक एक करके फ्रांस के 27 विश्वविद्यालयों में भर्ती हुए। अब वहाँ उन्होंने उस विषय में विशेषज्ञता प्राप्त की जिसकी उन्हें कमी अनुभव होती थी। अंत तक वे अपनी परिपक्वता की कमी ही अनुभव करते रहे अपने में। फलतः उन्होंने आजीविका के लिए फ्रांस के स्ट्रॉम्सबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का काम अपना लिया। पर रोगियों की चिकित्सा में अपने ज्ञान की कमी बताते हुए उसमें उन्होंने कभी हाथ न डाला। न केवल नाटक लिखते हुए वरन उन्हें प्रदर्शित करने की व्यवस्था बनाने में भी पेरिस की मैरी डी लेबर्ट थ्यूलान प्रख्यात था। उसने एक वर्ष में 50 3-3 खंडों वाले नाटक लिखे। जिस दिन ये लिखकर पूर्ण किए गए उस दिन उन्हें प्रदर्शन के लिए भी व्यवस्था बनानी पड़ी। जनता का अत्यधिक आग्रह देखकर उसे कई नाटकों में स्वयं अभिनय करना पड़ा। उसने विषय में पूरा रस लेने और गहराई तक उतरने की विशेषता के कारण ही उसने ऐसी सफलता और प्रतिष्ठा की अर्जित कर ली थी। सीडर रैपिड्स आइडोवा अमेरिका का एक प्रतिभावान वैज्ञानिक व्यक्ति था जो एक साथ कई उत्तरदायित्व संभालता था। हर उत्तरदायित्व को इस प्रकार पूर्ण करता मानो उसने इसी में विशेषता प्राप्त की हो। वह वकील, वैज्ञानिक, अध्यापक, विधायक, संपादक, न्यायाधीश, मेयर, नर्सरी संचालक, होटल मालिक और स्टीम बोट निर्माता था। हर काम में उसने चोटी की सफलता और ख्याति पाई। इसके अतिरिक्त वह 6 बैंकों, 17 कंपनियों का, 10 रेललाइनों और 4 कॉलेजों का अध्यक्ष भी था। इनमें से किसी ने भी उसकी उपेक्षा, अव्यवस्था या अयोग्यता की शिकायत कभी नहीं की। गुरुदेव बताते हैं, उपन्यास लेखन के क्षेत्र में वेरोनस डी मियर का अपना स्तर और कीर्तिमान है। वह पूरे 40 वर्ष तक उपन्यास लेखन कार्य में दत्तचित्त होकर जुटा रहा। इस अवधि में उसने 420 उपन्यास लिखे। सभी मूर्धन्य प्रकाशकों ने उन्हें प्रकाशित भी किया। करोड़ों की संख्या में वे उनके जीवन काल में ही बिक गए। यह रिकॉर्ड उन्होंने अभी तक बरकरार रखा है। बेंगलोर की एक भारतीय महिला शकुंतला ने संसार में कठिन गणित के उत्तर देने में असाधारण ख्याति पाई है। सिडनी में उसने 1 करोड़ की लागत वाले कंप्यूटर से बाजी मारकर गणित के उत्तर देने और आगे रहने में सफलता पाई। कंप्यूटर जितनी देर में उत्तर बताता था, शकुंतला उससे पहले ही उत्तर प्रस्तुत कर देती थी। उन्हें गणित की जादूगरनी कहा गया है, जो गलत नहीं है। संप्रति हैदराबाद के रामकृष्ण मिशन मठ के स्वामी रंगनाथानंद के बारे में प्रसिद्ध है कि 8 वर्ष की आयु में
एक बालक कर्मचारी के रूप में अपना कार्य आरंभ कर उन्होंने मात्र अपनी प्रतिभा के सहारे न केवल पूर्वार्ध दर्शन साहित्य अपितु भौतिकी एवं पाश्चात्य दर्शन के विभिन्न पक्षों में स्वयं को पारंगत बताते हुए अल्प आयु में ही मठ के अध्यक्ष का पद ग्रहण कर लिया। अनपढ़ के रूप में आए स्वामी जी को अब न केवल अनेकों विश्वविद्यालयों की डिग्री प्राप्त है, अपितु उनकी हर विषय में गहरी पैठ के कारण, संदर्भों की असीम जानकारी के कारण एक विद्वान वक्ता के रूप में विश्व भर में ख्याति प्राप्त है। बड़े विनम्र स्वभाव से वे अपने इसी साधना पुरुषार्थ का प्रतिफल ही बताते हैं। आज का स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। आगे नीरू से आग्रह करूंगी, आहुतियों के साथ आज के क्रम का समापन करेंगे।